Hello everyone. Today my topic is displacement current. As we all know that Faraday gave us a law which states that changing magnetic flux induces electric EMF. ठीक है. So इसी law से ही मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया कि not only an electric current but also time varying electric field generates magnetic field. ठीक है. सो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है. सो यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या आर्ग्यू किया कि इसके कन्वर्स भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो. ठीक है. सो इस चीज़ के लिए इसने क्या किया कि वाइल अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग सर्किट, मैक्सवेल नोटिस एन इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर्स सर्किटल लॉ. ये जो इनकंसिस्टेंसी है क्या है कि जब मैक्सवेल ने एक एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए एक पॉइंट पे आउटसाइड अ कैपेसिटर विच इज़ कनेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग सर्किट, देन ही नोटिस एन इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ. और इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से उसने देखा कि यहाँ पे एक एडिशनल करंट है और उसका नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी. अब ये इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? ये मतलब कि एक कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर देता है किसी चीज़ को और दूसरी कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो कि उसे करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे हम उसको देखेंगे कि क्या सिचुएशन थी. ठीक है. इसके लिए क्या है, टू सी हाउ अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस कंसिडर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. ठीक है. सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे. हमने कंसिडर कर लिया कि कैपेसिटर की चार्ज हो रहा है. ठीक है. और यहाँ से ही देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. यहाँ पे क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई किया विच इज़ इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई. और यहाँ आई टी जो लिखा है दिस डिनोट्स टाइम डिपेंडेंट करंट. ठीक है. आई टी मतलब कि जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो ये जो इनकंसिस्टेंसी है क्या है और ये मतलब कहाँ से आया, ये सब अब देखते हैं. इसके लिए क्या है कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर कर लिया जिसकी हम चार्जिंग कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे चार्ज कर रहे हैं तो करंट जो है वो फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से ये चार्ज हो रहा है. चार्ज होने से जो इसमें चार्जेस हैं वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं. ठीक है. जब चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. ठीक है. सो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एक पॉइंट P1 पे जो कि आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर है. ठीक है. इसके लिए क्या करना है, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है. एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हमें कोई एक सिमेट्रिकल कोई लूप कंसिडर करनी होती है, वो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे. सिमेट्रिकल हमने सर्कुलर लूप कंसिडर कर ली है जिसका रेडियस r है एंड विच इज सिमेट्रिक टू द एक्सिस ऑफ वायर. तो इसके क्या होगा कि हर पॉइंट पे जो b की वैल्यू है वो सेम आएगी इस लूप पे, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है हर पॉइंट से सेम है. ठीक है. सो इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है. ठीक है. इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे एक dl का अगर पूरे का इंटीग्रल कर दें इट विल बी अ सर्कल, और सर्कल का क्या होता है dl 2 पाई r. सो इट विल बी b 2 पाई r म्यू नॉट आई. ठीक है. ये चीज़ आ गई, ये मैंने यहाँ लिख दी है. सो b विल बिकम म्यू नॉट आई टी अपॉन 2 पाई r. ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई एक पॉइंट P1 पे. ठीक है. अब तो ये था कि मैंने एक सरफेस ऐसा लिया था जो कि फ्लैट सरफेस था और सिमेट्रिकल था. अगर मैं इस तरह का कोई सरफेस कंसिडर कर लूँ जो कि यहाँ से बाहर से ओपन है और अंदर से क्लोज है, मान लो कोई शॉपिंग बैग है जो ऊपर से खुला हुआ है, अंदर से ऐसे हम सामान डाल रहे हैं, इस तरह कोई सरफेस ले लिया, या कोई हैट समझ लो, इस तरह का कोई सरफेस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है. जो भी करंट है वो बाहर होगा बट अंदर यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा. इस केस में क्या है कि कोई करंट नहीं फ्लो होने की वजह से, सरफेस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस वजह से I की वैल्यू 0 हो जाएगी और b 2 पाई r 0 हो जाएगा. और यहाँ पे
क्या हो गया, यहीं पे एक इनकंसिस्टेंसी आ गई। इनकंसिस्टेंसी मतलब यहाँ पे तो वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। क्यों? अब देखो पॉइंट तो वही है दोनों केस में, बस हमने सरफेस अलग ले लिया। सरफेस अलग लेने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो है तो वही फिक्स है, बट यहाँ पे अलग क्यों आया? ये इनकंसिस्टेंसी कहाँ से आई है? ये मैक्सवेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को, इस इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए। वो कैसे किया अब देखते हैं। यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आया था, उसके लिए एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी, और वो हमने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है कि पॉइंट P1 पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, जो कि एक केस में हमने जब सरफेस फ्लैट लिया तो वैल्यू आ रही है, दूसरे केस में वैल्यू 0 आ रही है। So in the figure we can see that inside the plate of capacitor electric field is there and outside this it vanishes। ये आप देख सकते हैं फिगर में कि ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लेट्स के बाहर अगर आप देखोगे ना, इसके पीछे या इधर देखोगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ प्लेट्स के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू कैसे आई है? या आपने +2 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला जो चैप्टर आप देखोगे कैपेसिटर का, उसमें आपने निकाला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वहीं से डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, वेयर सिग्मा क्या है? यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब गॉसेस लॉ में क्या होता है? गॉस लॉ इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें टोटल देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने फाई को कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल E.ds। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल जो है पूरे एरिया का टोटल फ्लक्स निकालने के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा? E/A, और A यहाँ पे एरिया क्या है? एरिया इज πr²। ठीक है, E times A, E is Q/A epsilon naught into A से A कैंसिल, it becomes Q/epsilon naught। तो फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब क्या है? I क्या होता है? dQ/dt। ठीक है, ये हमें पता है। जो हम डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, उसमें क्या होता है? dϕ/dt करते हैं। dϕ/dt क्या होगा? dQ/dt, और 1/epsilon naught भी बाहर आएगा, 1/epsilon naught dQ/dt। ठीक है, और dQ/dt क्या है? I है। ठीक है, तो ये आ जाएगा I/epsilon naught, I/epsilon naught। सो I विल बिकम epsilon naught dϕ/dt। ठीक है, ये जो हमने I की वैल्यू निकाली है, दिस I वॉज द मिसिंग टर्म। ठीक है, इन द एम्पियर्स लॉ विच वॉज अराइजिंग, और ये किस वजह से आ रहा है? इट इज़ अराइजिंग ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो हमें करंट यहाँ पे निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला है। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट ये प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे ये रियल में कोई करंट नहीं है, यहाँ पे जो रियल करंट है वो कंडक्शन करंट ही है। ठीक है, ये बस हमने यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, B at a point is non-zero no matter which surface is used। मतलब ये हो गया कि B जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, चाहे हम कोई भी सरफेस कंसिडर करें, चाहे हम क्लोज ले लें, चाहे हम इस तरह का कोई ले लें बैग की शेप में, तो B की वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी। दूसरा कि B एट अ पॉइंट आउटसाइड द प्लेट इज सेम एज दैट ऑफ इनसाइड द प्लेट। मतलब कि बाहर है जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट पे, और जो अंदर होगी किसी पॉइंट पे वो क्या होगी? सेम होगी। ये मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगी केस लेके। ठीक है, एंड द करंट कैरिड बाय कंडक्टर्स एंड विच इज आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट इज नोन एज कंडक्शन करंट। ठीक है, जो कंडक्टर करंट को कैरी करते हैं, जो ये करंट है जो यहाँ वायर्स में फ्लो हो रहा है, दिस इज कंडक्शन करंट। ठीक है, जो प्लेट्स में अंदर है दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। बाहर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, बाहर ID 0 होगा, अंदर जो होगा IC 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है?
जर्नलाइज्ड लॉ लिख देंगे। यहाँ पे जो मिसिंग टर्म थी ये हमने इंट्रोड्यूस कर दी ID, जो हमने निकाला था एप्सिलॉन और d∅/dt, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी ID, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं B.dl इज इक्वल टू μ0 IC प्लस ID। ठीक है, सो अब मैं ये बताऊंगी कि B आउटसाइड इज सेम एज दैट ऑफ B एट इनसाइड। अब ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट है P1 जो हमने बाहर कंसिडर किया हुआ है, एक पॉइंट है P2 जो मैंने यहाँ अंदर कंसिडर की है। ठीक है, ये इतने डिस्टेंस पे जितना ये उतने जितने डिस्टेंस पे था P1 उतने डिस्टेंस पे ये P2 को लिया है मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इस जगह के बाहर नहीं होगी, इस जगह के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो पहले तो मैं वही प्रूव करूँगी सर्फेसेस लेके। ठीक है, उसके बाद ये प्रूव करूँगी यहाँ पे दोनों जो करंट है उनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, पहले केस में क्या होगा, अगर मैं इस तरह का सरफेस ले लूँगी, ओपन सरफेस है, क्लोज्ड एंड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई करंट डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगा ही नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है तो यहाँ पे कंडक्शन करंट है, क्योंकि ये सरफेस के अंदर जो है, ये जो सरफेस है यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज कंडक्शन करंट। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू ओनली कंडक्शन करंट, और इसको हम लिखेंगे B 2πr इज μ0 IC। ठीक है, क्योंकि ID 0 है एंड इट विल बी B इज इक्वल टू μ0 IC अपॉन 2πr, और ये वही वैल्यू है जो हमने P1 के केस में निकाली थी। P1 पॉइंट पे हमने जो B की वैल्यू निकाली थी वो यही वैल्यू थी। ठीक है, अब सेकंड केस में हमने इस तरह का सरफेस ले लिया जो कि फ्लैट सरफेस है, अंदर ही ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, यहाँ कोई कंडक्शन करंट नहीं आएगा। सो IC 0 हो जाएगा, ID की वैल्यू लिखेंगे। ID क्या होता है, एप्सिलॉन और d∅/dt। अब फ्लक्स क्या है, इंटीग्रल E.ds, E क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एरिया क्या है, πr² है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में इसको क्या लिखेंगे, dE/dt, और एरिया πr²। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, और dE/dt क्या है, dE/dt ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू डाल दी, सिग्मा की वैल्यू डाल दो Q/A। ठीक है, अब ये जो Q है चार्ज, ये किसी टाइम t पे क्या होगा, जो 0 टाइम पे था, प्लस ICT। ठीक है, सो अगर मेरे को dQ/dt निकालना है देन इट विल बी IC, क्योंकि इसकी वैल्यू ये Q0 है जो t इक्वल टू 0 पे है, ये कॉन्सेंट है। ठीक है, सो हमारे पास IC आ जाएगा, IC अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सो μ0 एप्सिलॉन नॉट IC अपॉन A एप्सिलॉन नॉट πr²। ओके, यहाँ मैंने dE/dt की वैल्यू ये निकाल के यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, πr² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A क्या है, πr²। ठीक है, πr² कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सो ये बचेगा μ0 IC। तो ये जो चीज़ थी IC के इक्वल आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से आ गया कि IC इक्वल टू ID है। ठीक है, और ये B को B इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0 IC लिखेंगे, और B आ जाएगा μ0 IC अपॉन 2πr। सो वही वैल्यू B की आ रही है, जो एक पॉइंट पे जो बाहर थी उतनी वैल्यू अंदर आ रही है, और वही करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंडक्शन करंट के इक्वल आ गया। यही मैंने प्रूव करना था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।